नेक्स्ट फाइलम हमारा जो है वो है फाइलम सीलेंट्रेटा, जिसको हम निडेरिया भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ एनसीईआरटी में तो सिंपल सा दिया है कि भाई कुछ चीज़ें तो आपको पता है कि डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। बॉडी में जो है इनकी सिमेट्री जो होती है वो रेडियल सिमेट्री होती है। बॉडी में कोई कैविटी नहीं होती है, मतलब सीलोम नहीं होती है। इनमें से जो डाइजेशन होता है वो इंट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों तरह से होता है। सबसे इनसे पहले जो आपके थे प्रोटोजोआ पोरीफेरा जो थे, उनमें हमने एक नर्वस सिस्टम की सेंस करने की बात नहीं की बिल्कुल भी ना, ये नहीं बताया सेंस होता है नहीं करते हैं। तो ये वो पहला फाइलम है जहाँ सेंस करने के लिए कुछ आएगा, जहाँ पर सेंस करने के लिए ऑर्गन होगा कुछ। ठीक है, या फिर इनके अंदर नर्वस टिश्यू पहली बार आएगा, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपको सबसे पहली बार, जैसे पीछे तो सेलुलर थे, ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें आपको टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। मतलब यहाँ सेल से टिश्यू बन गए, ऑर्गन्स नहीं बने, अभी टिश्यू हैं। ठीक है ना। तो पहले हम एनसीईआरटी में जो इन्होंने दिया है उसको देख लेते हैं, फिर इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ लिखा है दे आर एक्वेटिक मोस्टली मराइन ससाइल और फ्री स्विमिंग रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स। तो ये देखो दो बातें इन्होंने बताई हैं। कुछ जो है इनमें सेसाइल होते हैं, मतलब फाउंड अटैच टू ए सबस्ट्रेटम, एक जगह पर अटके रहते हैं। कुछ जो है फ्री स्विमिंग होते हैं, तैर सकते हैं। सिमेट्री की अगर बात करते हैं तो यहाँ सिमेट्री रेडियल सिमेट्री है। रेडियल मतलब किसको, किसी भी प्लेन से अगर आप काटो तो ये हमेशा ही दो बराबर भागों में बट जाएंगे, इसको हम रेडियल सिमेट्रिकल कहेंगे। एंड द नेम निडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द नीडोब्लास्ट। अब मेन जो बात है वो ये है कि इनके अंदर आपको नीडोब्लास्ट मिलता है। नीडोब्लास्ट क्या है? देखिए, नीडोब्लास्ट या फिर आप कहो निमेटोब्लास्ट एक ही बात है। यहाँ लिखा है कि ऊपर लिखा है ना कि नीडोब्लास्ट, ये लिखा है नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स। तो इनके पास एक सेल होती है जो कि इनकी हेल्प करती है कि ये अपने शिकार को पकड़ सकें, उसको मार सकें, ठीक है, शिकार कर सकें। और इसी की वजह से इनको निडेरिया कहा जाता है। ठीक है, इसी की वजह से इनको निडेरिया कहते हैं। इसी की वजह से जो इनकी स्टडी होती है उसको नीडोलॉजी कहा जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ आपको एक खास चीज़ मिलेगी जिसको हम कहते हैं नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट कहते हैं। ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है, इसके अंदर एक स्टिंगिंग कैप्सूल होता है जिसको हम कहते हैं नीमेटोसिस्ट। अब बात क्या आती है, पेपर में सवाल जब मेडिकल में आता है ना, तो बच्चों से ये गलती हो जाती है कि बच्चा जो है कैप्सूल को नीटोब्लास्ट लगा देता है, जबकि कैप्सूल को कहा है निमेटोसिस्ट। ठीक है, और जो सेल है उसको कहा गया नीडोसाइट्स। तो ये थोड़ा सा फंस जाती है बात, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर हम डायग्राम के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ लिखा है कि इनकी बॉडी पर टेंटिकल्स पर होते हैं। नीडोब्लास्ट और यूज फॉर, इनके तीन फंक्शन आपको बोलने होते हैं, तीनों साथ में ही इनका काम होता है इनकरेज करना, डिफेंस करना और कैप्चर करना प्रे को। ये इसके लिए हेल्पफुल होते हैं। एंड निडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन विद डिप्लोब्लास्टिक। आपको पता है ये बात कि सेल लेवल आपका जो पोरीफेरा थे, उसके बाद आपके आए टिश्यू लेवल। तो यहाँ टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन आएगा, साथ ही साथ ये डिप्लोब्लास्टिक हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्लेटीहेल्मिन्थीस से आपका शुरू होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है ना। तो यहाँ जो कंडीशन है वो आपकी कैसी है, डिप्लोब्लास्टिक ही है अभी के लिए। ठीक है, चलते हैं आगे। लिखा दे हैव सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, मतलब यहाँ एक सेंटर में इनके कैविटी मिलती है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी उसको कहा जाता है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी मतलब कि देखो, यानी डाइजेशन भी उस कैविटी में होता है। उसी कैविटी में क्या होता है, डाइजेशन होता है। ठीक है, और वेस्कुलर भी वहीं से, मतलब जो पानी जो कुछ भी आता है उसी कैविटी में आता है, वही आपकी वेस्कुलर सिस्टम की तरह भी काम करती है, वही डाइजेशन में काम करती है। तो यहाँ लिखा है ना कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो सवाल आपसे पूछा जाएगा कि जो इनकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तब आपका आंसर होता है सीलेंट्रॉन कहा जाता है उसको। क्या कहते हैं, सीलेंट्रॉन। या फिर आपसे कहेंगे सीलेंट्रॉन क्या है, तब आपका आंसर होगा कि सीलेंट्रॉन इज द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी ऑफ द सीलेंट्रेटा।
इनमें ओरिजिनली सीलोम नहीं होती है, आपको पता है। सीलोम आपकी आएगी जा करके एनिलिडा में, उससे पहले स्यूडोसीलोमेट होंगे स्केल्मेंथीज, उससे पहले प्लेटेलमेंथीज में कोई सीलोम नहीं है, यानी अब तक यहाँ पर सीलोम जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है कि विद ए सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम, एक लाइन ये लिखे इनमें की सिंगल ओपनिंग होती है। तो इस बात का मतलब ये होता है कि इनके अंदर ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है। आप ये ऊपर जो डायग्राम देख रहे हैं ये आपको ये दिखा रहा है कि भाई जो बॉडी प्लान है ना वो कैसा है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है। क्योंकि भाई ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान के अंदर एक ही पोर होता है, उसी से आता है उसी से जाता है, ठीक है ना। तो ये ट्यूब विद इन ट्यूब तो नहीं है, ब्लाइंड सैक इन्होंने लिख दिया यहाँ पर कि इनकी बॉडी में एक ही सिंगल ओपनिंग होती है। उसमें लिखा है कि माउथ ऑन हाइपोस्टोम, आप देख रहे हैं क्या लिखा है, माउथ ऑन हाइपोस्टोम। तो कई बार क्या होता है बच्चे ना माउथ को हाइपोस्टोम लगा के आ जाते हैं पेपर में ना, तो थोड़ा ध्यान रखना कि माउथ जो है वो हाइपोस्टोम के ऊपर है, मतलब जो ये जगह है यहाँ इसके ऊपर माउथ है, दैट इज कॉल्ड एज द हाइपोस्टोम। इसके ऊपर आपका क्या है, माउथ है। नेक्स्ट देखो डाइजेशन, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि पोरीफेरा में डाइजेशन जो था वो इंट्रासेलुलर था, यहाँ डाइजेशन जो है एक्स्ट्रा सेलर और इंट्रासेलुलर दोनों तरह का होता है। सेल से बाहर भी होता है, सेल्स के अंदर भी होता है। एंड सम ऑफ द निडेरियंस एग्जाम्पल कोरल्स, कोरल्स वो आपने देखे होंगे जो आपके कोरल रीफ बनाते हैं, मतलब कोरल जो होते हैं इनके पास कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है ना, इनके पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मतलब ये पूरा पहाड़ जैसा बना देते हैं। अगर आप समुद्र के अंदर जाकर देखोगे तो कुछ निडेरियन जो होते हैं जिनके पास कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन बना होता है, तो वो क्या करते हैं, डिपोजिशन इनके मर जाते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट वहाँ डिपोजिट हो जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है ना, उनको क्या कहते हैं, कोरल्स। नेक्स्ट लिखा है निडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म, इनके अंदर दो बेसिक बॉडी फॉर्म मिलती हैं भाई, एक आपकी होती है पॉलिप, दूसरी आपकी होती है मेडूसा। पॉलिप आपकी जो फॉर्म होती है वो आपकी सेसाइल होती है, सेसाइल मतलब कि एक जगह रखी होती है। मेडूसा आपकी फ्रीली फ्लोटिंग होती है, तो लाइक यहाँ जो है ये आपका कैसा है, पॉलिप है, और ये आपका जो है मेडूसा है, जबकि इन्होंने इसके नाम एग्जाम्पल्स में यहाँ लिखे हुए हैं। ओरेलिया आपका मेडूसा शो कर रहा है, एडमेसिया आपका पॉलिप शो कर रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये ऐसा होता है, कुछ में जो है पॉलिप मेडूसा दोनों तरह की देखने को मिलती हैं, कुछ में खाली पॉलिप होते हैं, कुछ में खाली मेडूसा होते हैं। तो इनकी बॉडी जो है वो दो तरह की बॉडी फॉर्म शो करती है, एक तो पॉलिप और एक मेडूसा। एंड द फॉर्मर इज सेसाइल, मतलब आपको पता है पहले वाला जो है वो सेसाइल है, यानी फाउंड अटैच टू ए सबस्ट्रेटम, और सिलेंड्रिकल होता है लाइक हाइड्रा एडमेसिया। तो ये दो एग्जांपल आपको याद रखना है, आपसे पूछेंगे कि पॉलिप फॉर्म कौन सा करते हैं, एग्जांपल में आप देना हाइड्रा और मेडमेसिया। जबकि हाइड्रा जो होता है वो आपका वो पॉलिप भी शो करता है और मेडूसा भी शो करता है, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ इन्होंने नहीं दिया है, परंतु अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजोआ नाम की क्लास में आता है, इसकी जो क्लास है वो हाइड्रोजोआ है। हाइड्रोजोआ में जो आते हैं दे आर पॉलिप एंड मेडूसा बोथ, ठीक है, वो पॉलिप भी होता है, मेडूसा भी फॉर्म शो करते हैं। परंतु एनसीईआरटी ने दिया है पॉलिप, तो कोई बात नहीं है, पॉलिप अभी के लिए तो आप इसको पॉलिप समझे, पॉलिप का एग्जाम्पल है। एंड वेयर इज द लेटर इज अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री स्विमिंग लाइक ओरेलिया, जो दूसरा है वो आपका कैसा है, मेडूसा है, वो ओरेलिया में बताया इन्होंने। मेडूसा किस में बताया, ओरेलिया, यानी जेलीफिश। एक तो ये कॉमन नाम आपको इसके में से सारे याद करने होंगे कि ओरेलिया को क्या कहते हैं, जेलीफिश कहते हैं, किसी को सी फर कहते हैं, किसी को सी पेन, सी फैन, ये भी हम बताएंगे, ठीक है। और लास्ट एकदम इन्होंने लास्ट में जो बताया वो बता दिया इन्होंने कि दोज निडेरियंस विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म्स एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, उसे कहते हैं मेटाजेनेसिस। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट लाइन है मेटाजेनेसिस का सवाल, ये आपके पेपरों में आता ही है। व्हाट इज मेटाजेनेसिस, कौन मेटाजेनेसिस शो करता है, मेटाजेनेसिस है क्या, तब आपको ध्यान रखना है कि भाई मेटाजेनेसिस जो है उसमें कुछ जो सीलेंट डेटा होते हैं जो पॉलिप और मेडूसा दोनों तरह की फॉर्म शो करते हैं, वो पॉलिप फॉर्म उनकी एसेक्सुअली बडिंग करके मेडूजे फॉर्म करती है, पॉलिप फॉर्म्स उनकी एसेक्सुअली बडिंग करके मेडूसा फॉर्म बनाती है, और मेडूसा फॉर्म उनकी सेक्सुअली पॉलिप बनाती है। तो आपको ध्यान रखना है, लेकिन इन्होंने तो ओबेलिया में बताया है कि भाई ओबेलिया जो है वो ऐसा शो करता होता है, पॉलिप जो है मेडूसे बनाती है, मेडूसा जो है वो पॉलिप बनाती है, ठीक है। तो भाई इसकी वजह से ही ना ये जो लिखा है पॉलिप मेडूसा, मेडूसा पॉलिप, इसी की वजह से मैं आपको बताऊंगा कि इसको ओबेलिया आपसे पूछेंगे कि भाई
ये बताइए इनमें से कौन आपका पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। तो अभी हम लिख के बताएंगे यहाँ पर ना, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब लाइफ में कई तरह की फॉर्म शो करता है, दैट इज ओबेलिया। ठीक है, वो इस लाइन का जो आंसर क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा, पॉलीमॉर्फिज्म बनेगा। ठीक है, अभी के लिए आप ध्यान रखेंगे कि मेटाजेनेसिस होता है। मेटाजेनेसिस मतलब कि पोलिप एसेक्सुअली, मैंने ऐसे याद किया था जब मैं भूल जाता था, पैम ऐसे याद किया था मैंने। पोलिप एसेक्सुअली मेडुसा, मेडुसा फिर वो सेक्सुअली याद रहता था मुझे, मेडुसा सेक्सुअली फॉर्म पोलिप। तो स्टेटमेंट भी सवाल आता है पेपर में, इसका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है, जहाँ स्टेटमेंट लिखा जाता है कि पोलिप प्रोड्यूस सेक्सुअली मेडुसा, मेडुसा एसेक्सुअली फॉर्म पोलिप एंड दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आपको स्टेटमेंट में इसको रॉन्ग और राइट के हिसाब से ध्यान से पढ़ना होता है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है कौन सा राइट है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा उसके लिए। ठीक है, मेटाजेनेसिस। ठीक है, मेटामेरिज्म, पीछे पढ़ा था मेटामेरिज्म, ये है मेटाजेनेसिस। मेटामेरिज्म मतलब सेगमेंटेशन। ठीक है, तो ये इन्होंने एनसीईआरटी दिया है, कुछ एग्जांपल दिए हैं। फाइजेलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं उसको, एग्जांपल में दिया है। एडमेसिया को सी एनिमोन कहा जाता है, पेनेटुला सी पेन है, गोर्गोनिया सी फैन है, ब्रेन कोरल मेंड्राइना है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल दिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ऐसा है कि भाई इनमें अगर हम इनकी बात करते हैं सीलेंटेटा की, तो नर्वस, देखो इन्होंने यहाँ क्या किया है, यहाँ पर इन्होंने नर्वस टिश्यू के बारे में बिल्कुल बात नहीं की है। अगर आप इसको देखो एक बार, यहाँ देखो आपको जो दिख रहा है कि ये जो है क्या बोलते हैं इसकी जो लेयर्स आपको जो दिख रही है यहाँ पर, अगर हम मतलब सीलेंटेटा की वॉल देखो, इसमें है तो कुछ नहीं, क्योंकि इसमें गट है अंदर, मतलब गट मीन्स टू से दैट अंदर कैविटी है, ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जिसको कहते हैं, सीलेंट्रोन है, और सीलेंट्रोन के बाहर दीवार है। तो जो दीवार है उसी में ही सब कुछ है। ठीक है, तो यहाँ देखो, अगर आप दीवार देखोगे तो इसकी दीवार में अंदर एक्टोडर्म है, बीच बीच में मसल सेल्स हैं, सेंसरी सेल्स दिख रही हैं आपको। तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो नर्वस टिश्यू है, नर्वस सिस्टम है, वो डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम है। डिफ्यूज मतलब इधर उधर से बस ऐसे डायरेक्ट सेल्स फैली हुई हैं। और ख़ास बात है कि जो सेल्स होती हैं उनमें एक्सोन इस तरह का कुछ नहीं होता है, एक्सोन डेंड्रोन में डिफ्रेंशिएट नहीं होती, बस नर्वस सेल्स होती हैं। इसी मेम्ब्रेन में ही आप देख सकोगे, इसी मेम्ब्रेन में आपको दिख रहा है निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट यानी स्टिंगिंग कैप्सूल, नॉट नीडोब्लास्ट नहीं है, नीडोब्लास्ट के अंदर कैप्सूल दिखाया गया है यहाँ पर। इसके बीच में जो आपको पता है, क्योंकि दे आर डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक के बीच में जो लेयर है, एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच की जो लेयर है, यह है मीजोग्लिया, जिलेटिनियस मीजोग्लिया है, जिलेटिनस मीजोग्लिया इसको कहते हैं। ठीक है, ये इसकी खास बात है कि डिप्लोब्लास्टिक में मिलती है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, जिलेटिनस। ठीक है, और अंदर है एंडोडर्म। ये तो दो ऐसी इसकी बॉडी वॉल होती है। यहाँ देख लो, मीजोग्लिया, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, अंदर एंटेरॉन है, एंटेरॉन मतलब वही अंदर की कैविटी, उसको यहाँ हम सीलेंट्रोन कहते हैं। देखो दीवार के अंदर अगर जाओगे तो तुम्हें नर्व नेट दिखाई देगा। तो ये ऐसा फाइलम है आपका जिसमें आपको सबसे पहली बार, वेरी फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पर क्या मिला है, नर्वस टिश्यू मिला है। ठीक है ना, इससे पहले जो था वो नर्वस टिश्यू नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो यहाँ हम लिख लेते हैं एक लाइन, ये वाली लाइन लिख देते हैं कि नर्वस टिश्यू डेवलप फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार यहाँ नर्वस टिश्यू आया। वो भी कैसा है, डिफ्यूज्ड है। कैसा है, डिफ्यूज होता है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन है, ब्रेन वगैरह नहीं होते। कभी सोचो ब्रेन होता है यहाँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता, बस नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन है, न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन का नेटवर्क होता है। ठीक है, और नीचे अगर आप इसमें जाओगे तो इन्होंने लिखा है कि भाई लार्वा बॉडी में जो डेवलपमेंट है वो आपका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की बात होती है कि भाई लार्वा होते हैं, तो इन्होंने वो भी नहीं बताया। यहाँ पर क्या है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, लार्वा होते हैं। ये आपको बताया था मैंने। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हो तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ बडिंग से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी ऑर्गेनिज्म में लार्वा बनते हैं, किसी में नहीं बनते हैं। अगर लार्वा बनते हैं तो उनके नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। जिनमें नहीं बनते हैं उनका आपको कोई चक्कर नहीं, डायरेक्ट डेवलपमेंट है उनमें। तो इनके अगर आपसे पूछा गया कि भाई इसके लार्वा का नाम क्या है, तो अगर आपकी याद रहता है तो वेरी गुड है, नहीं रहता कोई चक्कर नहीं। लार्वा के सवाल आजकल मेडिकल पूछ नहीं रहा है बिल्कुल भी, ठीक है। प्लेनुला एंड
और या इफायरा कहते हैं इसको। इसका लार्वा क्या आता है, प्लेनुला और इफायरा। ठीक है, ये दो नाम ये याद कर लेना इसके। नेक्स्ट आप सुन लो बात मेरी कि भैया यहाँ पर जो नीचे एग्जाम्पल दिए गए हैं, नीचे जो नाम दिए गए हैं ये वाले, क्या बोलते हैं इनको, ये फाइजेलिया, और फाइजेलिया को क्या कहते हैं कॉमन में, एडमेसिया को क्या कहते हैं। ठीक है, ओबेलिया का इन्होंने नहीं बताया, मैं ओबेलिया का लिख देता हूँ। ओबेलिया को कहते हैं सीफर, सीफर। ठीक है, जैसे सी पेन, सी पेन, सी फैन है, तो ओबेलिया क्या कहलाता है आपका, सीफर कहलाता है। इनमें से जो ओरेलिया है आपका, जो ऊपर देखो, यहाँ देखना डायग्राम के नीचे ऊपर, यहाँ ये ओरेलिया जेलीफिश जिसे कहा जाता है, इसके अंदर बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी भी होती है, मतलब ये चमक पैदा करते हैं। ठीक है, इसलिए इनको मून जेली भी कहा जाता है। तो ये सवाल भी आता है पेपर में कि मून जेली कौन होते हैं, मून जेली, क्योंकि चमक पैदा करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए मून जेली कहलाते हैं। फिर इस लाइन के लिए मैं आपको तभी बता रहा था जब पढ़ा रहा था, इस लाइन के लिए मैं क्या कहूँगा कि भाई दे शो पॉलीमॉर्फिज्म, दे शो पॉलीमॉर्फिज्म। ऐसे नीट निकाल लेता है, अंदर से क्वेश्चन निकाल देता है भाई, है ना। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कई तरह का बॉडी प्लान शो करना। तो यहाँ इन्होंने दो बताया, पोलिप, मेडुसा, बस। अब मैं तुम्हें बताता हूँ तीसरा, क्योंकि एग्जाम्पल ओबेलिया का लिया है, तो ओबेलिया में रियलिटी में कैसे होता है। ठीक है, ऐसा होता है, पोलिप जो होता है वो एसेक्सुअली ब्लास्टोस्टाइल्स बनाता है, ब्लास्टोस्टाइल्स भी एसेक्सुअली मेडुसा बनाते हैं, और फिर मेडुसा आपके क्या बनाते हैं, सेक्सुअली पोलिप। गैमेट फॉर्मेशन करता है मेडुसा, गैमेट बनाता है, गैमेट बनाने के बाद गैमेट का फ्यूजन होता है और फिर बनता है पॉलिप। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखें, इसी को कहते हैं मेटास्टेसिस। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यहाँ पर जो है आपको ये नहीं बताया, ब्लास्टोस्टाइल दो ही बताए हैं। तो बाईमॉर्फिक, डाईमॉर्फिक लिख सकते हैं पेपर में, अगर इसको डाईमॉर्फिक लिखेंगे कोई बात नहीं। अगर ट्राईमॉर्फिक लिख दिया तो मतलब अच्छे आदमी ने पेपर बना दिया है, कोई ढंग का पढ़ा लिखा आदमी था उसने पेपर बनाया, तो ट्राईमॉर्फिक होगा। ठीक है, रियलिटी में कैसे होते हैं, ट्राईमॉर्फिक होते हैं, ये सेक्सुअली बडिंग करते हैं, बडिंग कर करके ये बनाते हैं और उसके बाद मेडुसा बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं, यहाँ पर बैलेंस करने के लिए क्या है, बॉडी बैलेंस करने के लिए क्या होता है, बैलेंसिंग ऑर्गन को क्या कहते हैं। तो भाई बैलेंसिंग ऑर्गन, सेंस ऑर्गन जो कहलाता है उसको कहते हैं ये स्टैटोसिस्ट। तो वो आपको आगे भी मिलेगा, यहाँ भी हम कह सकते हैं बैलेंसिंग ऑर्गन क्या है, स्टैटोसिस्ट, स्टैटोसिस्ट ये आपका क्या है, बैलेंसिंग ऑर्गन। ठीक है, तो ये कुछ था आपका जो कि सीलेंट डेटा के बारे में आपको पढ़ना है, याद करना है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं एक्स्ट्रा ऐसे बहुत सारी बातें हैं, वो सब आपको नहीं याद करनी। ठीक है, इतना ही करें। अच्छा, हम इसके बारे में बात कर रहे थे, वो हमने नहीं करी बात। ये आपका होता है स्टिंगिंग सेल, जो कि आपकी डिफेंस में काम आती है। इसमें से जो क्वेश्चन मेडिकल पूछ लेता है वो आपका ये है, कई बार ये डायग्राम बना देते हैं और ये डायग्राम बनाने के बाद इनका नाम पूछते हैं। जैसे इसका नाम जो स्प्रिंग जैसा है, इसका नाम होता है लासो। ऊपर जो छोटा सा निकला हुआ होता है दैट इज नीडोसिल। कहाँ गया, ये रहा नीडोसिल। ठीक है, ये बाहर जो निकला हुआ है ये बाहर एवरेटेड थ्रेड है। इसके ये ऐसे करता है, दो बातें ना, अंदर खींचता है इसको फिर छोड़ता है। ठीक है, ये और ये शिकार करने काम आता है। अब आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि इसके अंदर ये जो आपको येलो येलो नीचे दिख रहा है ना भरा हुआ, आपकी बुक में जो बना है डायग्राम से येलो येलो कलर भरा है ये ऐसा, यहाँ पर सवाल ये आ जाता है, अच्छा सवाल जो होता है कि भाई इस ये जो येलो येलो भरा है, यानी कि जो कैप्सूल है, इस कैप्सूल के अंदर क्या भरा होता है। तो भाई कैप्सूल के अंदर भरा होता है हिप्नोटॉक्सिन। क्या भरा होता है, हिप्नोटॉक्सिन। तो ये हिप्नोटॉक्सिन इंड्यूस कर देते हैं बॉडी में शिकार की। ठीक है ना, ये उसको पैरालाइज कर देता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना भाई, ये सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा कि हिप्नोटॉक्सिन किसके अंदर होता है, कहाँ होता है, क्या काम करते हैं इससे। ठीक है, या फिर इनके नाम पूछ लेंगे। नीचे न्यूक्लियस पड़ा हुआ है इसका, इसमें लासो है, ये कैप्सूल है, इसके अंदर भरा है हिप्नोटॉक्सिन। ये नीडोसिल है, ये इसके शाफ्ट है, इसमें से बाहर ही निकलता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो ये यूज करते होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सवाल आपसे बन जाएंगे सीलेंट डेटा के। इसके अलावा मुझे तो लगता नहीं कोई सवाल बन रहा है। ठीक है, इतना ही पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा टीनोफोरा।
अच्छा एक और बात चलो बता देता हूँ कि ये इन्होंने बता यहाँ पे कोरल का नाम लिया है इन्होंने ना, कोरल लिखा है। तो कोरल्स जो है, कोरल का जब भी कभी एग्जाम्स में सवाल आता है तो वो डायरेक्ट ऐसे कोरल का सवाल नहीं आता, तो वो सवाल जो है आपसे पूछा जाता है कोरल रीफ्स का। कोरल रीफ आपसे पूछा जाएगा कि कोरल रीफ क्या है, तो और कोरल रीफ के टाइप्स पूछे जाते हैं। मतलब अच्छा सवाल होता है मेडिकल का तो वो कोरल रीफ पे चला जाता है। कोरल रीफ क्या होता है ये आप जान लो बस, ठीक है ना। कोरल रीफ जो होता है, ये जो आपका लाइमस्टोन जो है, मतलब जो कैल्शियम कार्बोनेट है आपका, ये सी हैबिटेट्स में नीचे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा, क्योंकि ये पहाड़ जैसा स्टोनी स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है ना, या स्टोनी कोरल्स बना देते हैं, उनको कहते हैं कोरल रीफ। तो कोरल रीफ जो है वो फर्दर 3 टाइप की होती हैं, 3 तरह की होती हैं, जिनमें से एक आपकी होती है फ्रिंजिंग रीफ, पीसीएस में आता है बहुत ज़्यादा सवाल, आईएएस में, पीसीएस में आता है। कोरल रीफ क्लोज टू सी शोर, अगर कोरल रीफ सी शोर के नियर अबाउट है, पास है, तब हम कहेंगे फ्रिंजिंग रीफ है भाई, ठीक है ना। दूसरा है हमारा बैरियर रीफ, कोरल रीफ अवे फ्रॉम सी शोर, किनारे से अगर अलग दूर होगी तो हम कहेंगे बैरियर रीफ है। और द लास्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में जो आएगी, एटोल रीफ। एटोल रीफ क्या होती है, जब आपकी जो एक वाटर बॉडी को चारों तरफ से पानी, मतलब एक पानी की जो बॉडी होती है चारों तरफ से उसको घेर लिया जाए, सराउंड कर लिया जाए और एक लगून फॉर्म कर दिया जाए ना, तो ऐसी रीफ आपकी एटोल रीफ कहलाती है। लाइक अगर मान लो ऐसा हो जाए ना, ये अंदर वाटर है, ठीक है, ये घेर लिया और ये सारा चारों तरफ जो है ये है तुम्हारा वो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3 होगा ना ये। तो इसने क्या किया, रीफ ने चारों तरफ से वाटर बॉडी को घेर लिया और क्या बना देते हैं, लगून, फॉर्मिंग अ लगून लाइक स्ट्रक्चर। तो भाई ऐसी रीफ को आपको क्या कहते हैं, एटोल रीफ कहते हैं। तो एक जगह है द ग्रेट बैरियर रीफ इन ऑस्ट्रेलिया, शायद है ऑस्ट्रेलिया में आपकी सबसे बड़ी बैरियर रीफ है, ठीक है। तो ये था आपका सीलेंट टेट्रा के बारे में। चलते हैं, नेक्स्ट है छोटा सा टीनोफोरा। नेक्स्ट है टीनोफोरा, छोटा सा फाइलम है आपका। ये सारी चीज़ें, बाकी के कैरेक्टर्स जो है वो उसके जैसे ही शो करता है, जैसे आपका शो करता है सीलेंट टेट्रा, बहुत ज़्यादा डिफर नहीं करता सीलेंट टेट्रा से ना, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। लिखा है टीनोफोर्स कॉमनली नोन एज सी वॉलनट या कॉम जेलीज इनको कहते हैं। ये क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि कॉमनली इनको क्या कहते हैं, सी वॉलनट या फिर कॉम जेली कहते हैं। एंड आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। आपको लगेगा कि इस तरह के सवाल नहीं बनते। एक स्टेटमेंट लिखा हुआ रहता है कि जिसमें दे आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, या फिर लिख देंगे कभी कभी मेराइन, कोई मेराइन मेंबर है, ऐसा लिख देंगे। तो ये आपकी दिक्कत कर जाएंगे। मतलब ऐसे सवाल अगर आप इनको इग्नोर करोगे ना, इसको इग्नोर नहीं करना आपको, इस तरह के वर्ड्स को ना, एक्सक्लूसिवली मेराइन, ये आपका पेपर में आ जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रेडियली सिमेट्रिकल। आपको पता है कि रेडियल सिमेट्रिक, कोई मेंबर जो है वो इसके बाई रेडियल सिमेट्रिकल है, ये आपको पता है, पीछे हमने बताया था। बाई रेडियल सिमेट्रिकल भी यहाँ मिलते हैं। डिप्लोब्लास्टिक हैं अभी भी, क्योंकि इनमें 2 ही लेयर हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, मीजोडर्म का विकास नहीं हुआ है। नेक्स्ट लिखा है डिप्लोब्लास्टिक और भी टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। देखो यहाँ भी कैसा लेवल है, अभी भी टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन ही है, उससे ज़्यादा नहीं हुआ है। लिखा है द बॉडी बियर 8 एक्सटर्नल रोज विद सिलिएटेड कॉम प्लेट्स। आपको ये लाइन इस तरह से बदल के पेपर में दी जाती है। ये जो सिलिएटेड लिखा है ना, इस सिलिएटेड को फ्लैजिलेटेड कर देता है पेपर ना, इस सिलिएटेड वर्ड को बदल करके फ्लैजिलेटेड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और फिर स्टेटमेंट लिखते हैं कि द बॉडी ऑफ द टीनोफोरा हैव 8 रोज ऑफ, या फिर 6 कर देंगे इसको,
6 rows ऑफ फ्लैजिलेटेड कॉम प्लेट्स। तो आपको ये स्टेटमेंट ध्यान रखना होगा बिल्कुल एग्जैक्ट कि द बॉडी बियर्स, ठीक है, 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलेटेड कॉम प्लेट्स। ठीक है, ये डायरेक्ट सवाल इस तरह का आता है। लिखा है विच हेल्प इन द लोकोमोशन, इसका काम क्या होता है, लोकोमोशन का काम होता है, चलने का काम होता है। ठीक है, एंड डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। डाइजेशन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों तरह से होता है, जैसा कि आपका सिलेंटेटा में था। ठीक है, सिलेंटेटा में भी दोनों तरह का था, एक्स्ट्रा और इंट्रा, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर यानी किसी कैविटी के अंदर, इंट्रा सेलुलर मतलब सेल्स के अंदर। नेक्स्ट है बायोल्यूमिनेसेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट, मतलब ये इनकी खास प्रॉपर्टी है कि बायोल्यूमिनेसेंस करते हैं, लाइट इमिट करते होते हैं। ठीक है ना, एंड इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोरा। ठीक है, तो टीनोफोरा में ये वेल मार्क्ड कैरेक्टर है इनका, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, सेक्स आर नॉट सेपरेट, सेक्स जो है वो एक ही होता है, सेपरेट नहीं होता है। एंड रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय ओनली सेक्सुअल मीन्स, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, जैसे आप सिलेंटेटा में देख रहे थे कि वहाँ पर आपका जो है वो ए सेक्सुअल भी था, ए सेक्सुअल आपका वहाँ बडिंग से हो जाता है। ठीक है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कैसा लिख दिया है, इनडायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट लिखा तो मतलब लार्वा भी रहा होगा, अगर इनडायरेक्ट कहा तो इनके लार्वा का नाम होता है साइडिपीड। तो ये आपके पेपर में नहीं आएगा, बस मैं बता देता हूँ क्योंकि लिखा है इनडायरेक्ट तो इसलिए बता रहा हूँ, है ना, पेपर पूछ लेता है कई बार ही। आपसे लार्वा क्वेश्चन नहीं याद होगा तो आप कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देना, साइडिपीड लार्वा। ठीक है, एग्जाम्पल में दिया है इन्होंने प्लूरोब्रैकिया, टीनोप्लेना। एक एग्जाम्पल और भी बता देते हैं, बीरो। ठीक है, कई बार एग्जाम्पल्स तो ज़्यादा जितने ज़्यादा हों उतने ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि भाई ऑप्शंस में तो एग्जाम्पल आते ही हैं। ठीक है, ऑप्शंस में तो होते हैं, इनके अंदर भी आपको वही जैसे आपने देखा था वो पीछे निमेटोब्लास्ट नहीं था, इनके अंदर भी निमेटोब्लास्ट होता है, ये भी इनकी खास बात है। और ये जो आपके कॉम जेली लिखा ना और सी वॉलनट, इसके लिए कॉमन नेम और यूज कर लेते हैं, इनको सी गूसबेरीज के भी कह देते हैं, सी गूसबेरीज। ठीक है ना, ये भी आप इसकी कॉमन सी बात है, इसको याद कर लेंगे। तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताया जाएगा, ना इसके बारे में ज़्यादा पेपर में आता है, ना आपको ज़्यादा जानना है। ठीक है, यही क्वेश्चंस बन जाए वो भी बहुत है टीनोप्लेना से ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो है प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज यानी कि फ्लैट वर्म्स। कैसे, फ्लैट वर्म्स। तो फ्लैट वर्म्स से आपको कुछ चीज़ें पहले से याद कराई गई हैं, वो है क्या, वो ये हैं कि भाई आपको याद रखना है कि दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। आपको पता है कि सबसे पहली बार ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है वो यहीं पर आए हैं। आपको पता है कि जो बाइलेटरल सिमेट्रिकल कंडीशन है वो यहीं पर आई है। आपको पता है कि एंटीरियर हेड जो है वो आपका यहीं पर आया है, जिसे हम एंटीरियर हेड कहते हैं, वो आपका इन्हीं में सबसे पहली बार आया है। ठीक है ना, और यहाँ आपको प्लेटी वर्ड से ही पता चल रहा है कि दे आर फ्लैट वर्म्स, यानी कि दे आर फ्लैट होते हैं। फ्लैट होने का मतलब है देयर इज नो बॉडी कैविटी, कोई बॉडी कैविटी नहीं होती। पिछले वालों में तो चलो थी भी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, यहाँ कोई किसी तरह की बॉडी कैविटी नहीं देखने को मिलती होती है। ठीक है, तो एक एक लाइन करके पहले आप इसकी जो इन्होंने बताया वो देख लेते हैं, फिर जो हमें एक्स्ट्रा जानना है इसके बारे में थोड़ा थोड़ा वो जान लेंगे। पहले इन्होंने देखे लिखा क्या है, दे हैव डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी एंड हेंस कॉल्ड फ्लैट वर्म्स। तो भैया इनको क्या कहते हैं, फ्लैट वर्म्स। एंड दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स फाउंड इन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ये क्या मिलते हैं हमारे अंदर, ह्यूमन बींग्स में भी और औरों में भी एंडोपैरासाइट की तरह काम करते हैं, मिलते हैं। अब आप बताओ, ये पैरासाइट्स हैं, अब इनको पैरासाइट को क्या डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत पड़ी है, अच्छे डाइजेस्टिव सिस्टम की क्या, क्योंकि ये तो पचाए खाएंगे ना। ठीक है ना, तो इनको ना कुछ जैसे इनको कुछ ऑर्गन्स की जरूरत ही नहीं होती, बात समझ रहे हो, क्योंकि ये क्या करते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, ये तो आराम से चुपचाप पचाए खा रहे होते हैं और अपनी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी बढ़ाते हैं, बस रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, ठीक है। फ्लैट वर्म्स आर बाइलेटरल, वो तो आपको सब पता है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होंगे जरूर, फिक्स है तो बात। ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे भाई, एसिलोमेट होंगे, ये तो सबको पता है। आपको पता है ना, सबसे पहली बार ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन लेवल कहाँ पर शुरू हुआ है, ऑर्गन लेवल आपका शुरू हुआ है प्लेटीहेल्मिन्थीज में। इसके बाद एस्केल्मिन्थीज में आपका क्या आ जाएगा, ऑर्गन सिस्टम। तो आपसे इस तरह के सवाल भी आएंगे कि भाई पहले सबसे पहली बार, जैसे नर्वस सिस्टम पहली बार कहाँ आया, नर्वस टिश्यू वो आपका सीलेंटेटा में आया।
पहली बार ऑर्गन लेवल कहाँ पर आया, प्लेटी में आया। ऑर्गन सिस्टम कहाँ पर आएगा, एस्केलमेंथीज में आएगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक कहाँ पर आया, प्लेटी में आया। बायलेटरल सिमेट्रिकल कहाँ पर आया, प्लेटी में आया। ऐसे आपको याद करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है हुक्स एंड सकर आर प्रेजेंट। तो भाई देखो, इनको जब पैरासाइट की तरह रहना है, पैरासाइट को चिपक के रहना होता है आराम से, तो जब इन्हें पैरासाइट की तरह रहना है तो भाई इनके पास हुक्स और सकर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दे हैव हुक्स एंड सकर। बिल्कुल सही बात है, हुक्स एंड सकर होंगे तभी तो ये आराम से चिपक के होस्ट को खाते रहेंगे, या फिर होस्ट का जो सामान होगा उसको खाते रहेंगे आराम से। नेक्स्ट लिखा है कि सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली, कुछ जो है डायरेक्टली लेते हैं बॉडी सरफेस से। स्पेशलाइज सेल, पीछे एक बात बताता हूँ मैं, पीछे लिखा हुआ है ना, इनकम्प्लीट होता है इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम। पीछे लिख के दिया है कि इनकी बॉडी में एक ही पोर होता है, ब्लाइंड से एक बॉडी प्लान होता है, ऐसा बताया गया है पीछे। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। स्पेशलाइज सेल कॉल्ड फ्लेम सेल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इनका है कि इनके अंदर जो डाइजेशन होता है, एक्सक्रीशन के लिए जो होती हैं उनको कहते हैं फ्लेम सेल्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ फ्लेम सेल्स आपका सोलेनोसाइट्स कहलाता है, ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। सेक्स आर नॉट सेपरेटेड, सेक्स अलग अलग नहीं है, मेल फीमेल एक ही है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ठीक है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन इंटरनल है नहीं। एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मैनी लार्वल स्टेजेस, यहाँ क्या है, मैनी लार्वल स्टेजेस। तो ये ही इस टॉपिक से जब भी कभी भी सवाल आ रहे हैं वो लार्वल से आ रहे हैं। अच्छे सवाल जो आते हैं वो लार्वा से आते हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी तो कॉमन चीज़ें हैं। कॉमन में एक फ्लेम सेल्स इंपॉर्टेंट आई है, एक ऑर्गन लेवल आया है, हुक एंड सकर होंगे क्योंकि पैरासाइट्स हैं। अब मैनी लार्वल स्टेजेस हैं, मैनी लार्वल का मतलब होता है कई लार्वल स्टेजेस से होता हुआ इनका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो उनमें ये क्या करते हैं, नीचे जो लीवर फ्लूकोटीनिया की फोटो दी गई है ना, इनके लार्वा आपसे पूछ लेते हैं कई बार पेपर में ना, तो ये हम आपको बताएंगे इनके लार्वा कौन कौन से होते हैं। लिखा है सम मेंबर लाइक प्लेनेरिया हैज पजेज हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। तो प्लेनेरिया में रीजनरेशन की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है, ये आपको बचपन से ही, मतलब बचपन कह रहा हूँ 8, 9, 7 से पता होता है। तो यहाँ इन्होंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं, टीनिया और फेसियोला। टीनिया कहते हैं टेपवर्म, फेसियोला आपका लीवर फ्लूक है। और भी एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। पहले हम इसके और कैरेक्टर्स को देख लेते हैं, इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं। देखो, एक बात तो आप सुनो कि भाई इनमें यहाँ हम लिख देते हैं, वो पीछे दिया है तो आपसे छूट जाएगा। पीछे बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इनकम्प्लीट होता है, तो आपको यहाँ लिखना होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, ठीक है। इसका मतलब होता है कि बॉडी में एक ही पोर का होना, एनस और माउथ सेपरेट नहीं होते। इस तरह का बॉडी प्लान आपका ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है यहाँ से, ये जो एग्जाम्पल दिए हैं तीनों, प्लेनेरिया, टेनिया, फेसियोला, तीनों ही इन्होंने अलग अलग क्लास के एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ इनकी क्लास जाननी है, क्योंकि इनके सवाल जो है वो क्लासेस के भी हैं पेपर्स में ना, क्लास इनकी पूछी गई है। तो हम एक एक के इनकी क्लास बता देते हैं। सबसे पहले आप जान लो जो क्लास है वो किसकी जानोगे। सबसे पहला एग्जाम्पल इन्होंने प्लेनेरिया दिया है, तो प्लेनेरिया की क्लास जो है, प्लेनेरिया की जो आपकी क्लास है वो है आपकी टर्बेलेरिया। टर्बेलेरिया, ठीक है। टर्बेलेरिया क्लास में एग्जाम्पल है, आप और भी एग्जाम्पल है, आपको जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में इनकी जाननी है। प्लेनेरिया दिया गया है तो प्लेनेरिया की जाननी। क्लास नंबर 2 है जिसमें आपको दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 2, जिसका नाम है फेसियोला। फेसियोला आपका किस क्लास का है, ट्रीमेटोडा। ट्रीमेटोडा का एग्जाम्पल है फेसियोला, FESCIOLA, फेसियोला, ठीक है। द क्लास नंबर 3 वो आपकी होती है सिस्टोडा। सिस्टोडा क्लास का एग्जाम्पल है आपका टीनिया, ठीक है ना। सिस्टोडा में कौन आता है, टीनिया। तो देखो 3 एग्जाम्पल दिए हैं, 3 क्लास में इनको बांटा गया है, तीनों ही आपको याद रखने होते हैं। प्लेनेरिया भी, फेसियोला किस क्लास में है और टीनिया किस क्लास में है, क्योंकि एक पेपर में आपका पूछा गया है। ट्रीमेटोडा तो एनसीईआरटी में 12th क्लास में शायद इसका नाम दिया भी गया है, ट्रीमेटोडा का ना।
देखो ये लिंक एनसीईआरटी से ऐसा लिंक बैठाते हैं ना पेपर में, 12th का 11th का सब इकट्ठा करके एक साथ ही पूछ लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी इस बात की कि जो लिखा है ना मैनी लार्वल स्टेजेस, ठीक है, इसकी बात करते हैं मैनी लार्वल की, ठीक है। चलिए देखो, ये पहले तो आप देख लेते हैं किसके लार्वा देखोगे, पहले आप टीनिया के देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपको पता है ना कि जो आपके ये फ्लैट वर्म्स होते हैं, इन फ्लैट वर्म्स में कोई कैविटी नहीं होती, कोई कैविटी किस तरह की नहीं पाई जाती, क्योंकि इनमें जो मीजोडर्म जो होती है वो मीजोडर्म, ये समझ लो एक लेयर मीजनकाइम, देखो मीजोडर्म तो है ही यहाँ ना, क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक तो ये हो ही गया, आप समझने की कोशिश करना, ट्रिप्लोब्लास्टिक है पर कैविटी नहीं है। तो आपकी जो लेयर्स होती हैं एक्टोडर्म और एंडोडर्म, उनके बीच में एक मीजोडर्मल टिश्यू रहता है, उसको मीजनकाइम कहते हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर लिख के ना, कैसे लिखें कि यहाँ सपोज करो लिख देते हैं, यहाँ पूरी लाइन ही बना देते हैं, एक्टोडर्म ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे मीजोडर्मल टिश्यू, मीजोडर्मल टिश्यू इज प्रेजेंट in between ecto and endoderm, that is mesenchyme, उसे कहते हैं mesenchyme, ठीक है ना। ये सवाल अगर मान लो पूछ ले मीजनकाइमा क्या है, तो मीजनकाइमा जो है वो मीजोडर्मल टिश्यू ही है, क्योंकि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, और जब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए तो इनके बीच में मीजोडर्म आएगी ही, मतलब मीजोडर्म तो होगी ही, है ना। चलो अच्छा, इनकी बात करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इनको सर्कुलेशन तो करना नहीं है, ये तो पैरासाइट हैं, ये तो आराम से रह रहे होते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम लिख देते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं चलता होता, एब्सेंट रहता है, सही है ना बात। क्या करेगा सिस्टम सर्कुलेशन का, क्योंकि पचाया आराम से पी रहे हैं, आराम से वहीं रह रहे खा रहे हैं, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है ना। रेस्पिरेशन की अगर बात करते हो, इनके अंदर सिस्टम तो इनमें होगा ही नहीं रेस्पिरेशन के लिए भी ना, क्योंकि सिस्टम तो ऑर्गन सिस्टम अब आएगा, अभी तो ऑर्गन आए, तो यहाँ रेस्पिरेशन के लिए क्या होगा, रेस्पिरेशन ये कहाँ से करते हैं, बॉडी सरफेस से करते हैं। किससे करते हैं, थ्रू बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस से करेंगे, ठीक है। अगर मान लो हम बात करते हैं टीनिया की, क्योंकि टीनिया जो है वो इंटरनल पैरासाइट है, अंदर रहता है, तो उसके अंदर होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। यहाँ मैं अलग से स्पेशल लिख देता हूँ, एनारोबिक रेस्पिरेशन किसमें है आपका, टीनिया के अंदर होता है, ठीक है ना। तो टीनिया क्योंकि इंटरनल पैरासाइट है, तो ये आपका एनारोबिक शो करता है रेस्पिरेशन, जहाँ बॉडी सरफेस से होता है, ठीक है। ये आराम से बॉडी सरफेस से गैसेस निकलती हैं बाहर और अंदर चली जाती हैं, ठीक है। ये जो आपकी एक्सक्रीशन में जो फ्लेम सेल्स लिखी हुई हैं, इनको वो कहते हैं, क्या बोलते हैं, ये जो फ्लेम सेल्स है ना, इनको प्रोटोनेफ्रीडिया भी कहते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया, ठीक है। ये भी सवाल आ जाता है कि भाई प्रोटोनेफ्रीडिया क्या है, प्रोटोनेफ्रीडिया आपके क्या है, फ्लेम सेल्स को ही कहा जाता है, फ्लेम सेल्स जो कि आपकी एक्सक्रीशन में काम करती है। नर्वस सिस्टम, अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम इनमें आ गया होगा, एक बार इनके अंदर नर्वस सिस्टम को आप देख लो, जो कि एक लेडर लाइक होता है, सीधी नुमा होता है। ये सवाल पूछा जाता है कि नर्वस सिस्टम लेडर नुमा कहाँ होता है, तो आपको लेडर नुमा नर्वस सिस्टम जो है वो कहाँ मिल जाएगा, यहीं पर मिलेगा, नर्वस टिश्यू, नर्वस सिस्टम लिख देते हैं, नर्वस सिस्टम। भाई नर्वस सिस्टम आपका कैसा है, लेडर लाइक है, लेडर लाइक यानी सीडी जैसा। एक बार देखो उसको कैसा होता है, ये है आपका नर्वस सिस्टम जो कि आपका लेडर लाइक है, जिसमें कि आपको दिख रहा होगा लेटरल नर्व्स होती हैं पूरी बॉडी में फैली हुई, वेंट्रल लेटरल नर्व्स है, उसके आगे लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स भी होती हैं, और सेंटर पे आगे जा करके आपको एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है, नर्व रिंग कहते हैं इसको।
और लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो नर्वस सिस्टम होता है वो लैडर लाइक नर्वस सिस्टम होता है। सिंपल है, मतलब अभी तो नर्वस सिस्टम जो है बनना शुरू हुआ है, ये सवाल आपसे आ जाता है लेकिन पेपर में, नर्वस सिस्टम कैसा होता है, ठीक है। अब आपकी बात करते हैं लार्वा की बात, वही जो आपसे पूछी गई है, लार्वा के जो सवाल पेपर में आते हैं। अगर आप बात करते हो फैसियोला की, तो मैं आपको बताता हूँ फैसियोला के अंदर लार्वा जो है कई स्टेजेस शो करता है। पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि जो आपका फैसियोला हिपैटिका होता है, पूरा नाम इसका होता है फैसियोला हिपैटिका। हिपैटिका का मतलब होता है कि लीवर पे ये अटैक करता है, लीवर पे, हिपैटिका यहाँ लिख देते हैं पूरा नाम, फैसियोला हिपैटिका, ठीक है। तो भाई इनकी इसकी बात करते हैं, फैसियोला हिपैटिका में आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो पहली होस्ट है प्राइमरी होस्ट है, प्राइमरी होस्ट, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं भाई, पेपर इनके बिना छपते नहीं है, ये ध्यान रखना। प्राइमरी होस्ट की अगर आप बात करो इसकी कि पहला इन्फेक्शन ये किस पर करता है, तो ये शीप या गोट पर करता है, शीप गोट, ठीक है। तो जो इसका सेकेंडरी होस्ट है वो है इसका स्नेल, दूसरा होस्ट है इसका स्नेल। दो होस्ट हैं इसकी, एक सेकेंडरी और एक प्राइमरी, ठीक है। दूसरी बात है ये लीवर में सिरोसिस कर देता है, लीवर रोड डिजीज भी उसको कहा जाता है, ठीक है ना। और उसकी जो बाइल डक्ट्स होती हैं लीवर की, शीप की, उसमें चला जाता है, वहाँ पर जा करके डिजीज कॉज कर देता है। अब आपको ऐसे एक लाइन से याद रखना होगा, मैं यहाँ लाइन से लिख के दिखा रहा हूँ कि जो इसका लार्वा होता है सबसे पहले उसको कहते हैं मीरासीडियम लार्वा। ये ऐसे आपको लाइन से ही याद रखना पड़ेगा, मीरासीडियम लार्वा एंटर करता है स्नेल्स बॉडी में, स्नेल्स की बॉडी में एंटर करता है, ध्यान से सुनना। मीरासीडियम लार्वा स्नेल की बॉडी में एंटर करता है और फिर कन्वर्ट होता है स्पोरोसिस्ट में। दीज आर द नेम ऑफ द लार्वा। ये ऐसे लाइन से बना के पेपर पे पूरा लाइन देते हैं, ऐसे कहते हैं इसको सही अरेंज करो, ठीक है। अरेंजमेंट जानना होता है किसके बाद कौन। स्पोरोसिस्ट के बाद ये आता है रेडिया, रेडिया के बाद सर्केरिया, के बाद मेटा सर्केरिया, और मेटा सर्केरिया लार्वा जो है आपका कहाँ पर एंट्री लेगा, शीप या गोट के अंदर, ठीक है ना। शीप के अंदर जाकर के एडल्ट फ्लूक में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना लाइफ साइकिल पढ़ने की जरूरत है, आपको बस ये ही सवाल है, यही जानना है कौन सा लार्वा किसको इन्फेक्ट करता है। मीरासीडियम स्नेल्स को और मेटा सर्केरिया शीप को। बीच का भूल जाओ कोई बात नहीं है, ये भी चल जाएगा आपके, लेकिन ये लाइन अगर कोशिश करो तो पूरी लाइन से ही याद हो इसका ना। ये पूछ लेते हैं आपसे पेपर में, ज़्यादातर तो यही पूछते हैं कि इन्फेक्टिव फेज ये वाली और ये वाली दोनों पूछते हैं, ठीक है। इस तरह अगर बात करें टीनिया के बारे में, टीनिया सेल जो आपका टीनिया सोलियम होता है, जो कि आपका पोर्क का टेपवर्म कहलाता है, उससे भी आपका सवाल आता है कि उसकी प्राइमरी होस्ट क्या है, उसके वहीं पर लिख देते हैं कि टीनिया की प्राइमरी होस्ट इसकी हम हैं बेचारे, और सेकेंडरी होस्ट इसकी है पिग, पिग की मसल्स, वहाँ से हमारे में आता। तो ये ऐसे जिनकी दो दो होस्ट होती हैं इनको हम डाइजेनेटिक कहते हैं, या मोनोजेनेटिक होते हैं, तो जो एक ही होस्ट में अपनी लाइफ पूरी कर लेते हैं, और एक होते हैं डाइजेनेटिक, ठीक है ना। तो इससे भी आपसे सवाल पूछा जाएगा बस वही कि कौन सी लार्वा की स्टेज किसको इन्फेक्ट करती है, बस ज़्यादा नहीं करना, इतना ही करना है आपको, इसके बारे में भी नहीं। यहाँ लिख देते हैं इसकी इन्फेक्टिव नहीं, वो लिख देते हैं फॉर प्राइमरी होस्ट के लिए कौन सा लार्वा इन्फेक्शन करता है। प्राइमरी होस्ट क्या है, मैन में जो करता है वो होता है सिस्टीसर्कस, ठीक है। अगर हम बात करें फॉर सेकेंडरी होस्ट में अगर जाएगा तो वो जाएगा आपका ओंकोस्फीयर। दो लार्वा के नाम आपको इनके जरूर, मतलब ये दोनों क्वेश्चन, मतलब ये नहीं भूलना आपको ना, बाकी तो आप कोई चक्कर नहीं, सारा भूल जाओ, लेकिन ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। मतलब आप एक्स्ट्रा समझ लो चाहे कुछ भी समझ लो, बट यू हैव टू लर्न दिस, आपको इसे भूलना नहीं है, मतलब भूल नहीं सकते आप इसको ना, ठीक है। तो बीमारी जो करता है उसको हम कहते हैं टीनिएसिस डिजीज है, या फिर आपको इस सिस्टीसर्के लार्वा के नाम पे कहेंगे सिस्टीसर्कोसिस, ठीक है ना। वो डिजीज के नाम है, इसी के नाम पर, टीनिया के नाम पर ही है, ज़्यादा कोई दिक्कत की बात भी नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट आप मेरी बात सुनो। अब आपसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल जैसे इन्होंने क्या दिया है, टीनिया दिया है ना, टीनिया तो दिया ही है ना एक नाम। तो आपसे ना यहाँ से क्वेश्चन कुछ पूछ लेंगे। वो क्वेश्चंस आपके क्या होते हैं कि आपसे पूछेंगे कि बताओ भाई कुछ जो डॉग टेपवर्म उसका नाम बताओ, डॉग टेपवर्म का नाम बताओ, ठीक है। या फिर आपसे पूछ लेंगे कि भाई आप बताओ बीफ टेपवर्म का नाम बताओ, पोर्क टेपवर्म का नाम बताओ। ऐसे सवाल आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आपको ना कुछ 3 टेपवर्म मैं बता देता हूँ, बस उनके आप नाम याद कर लेना। एक तो बता देता हूँ डॉग का, क्योंकि डॉग वाले में ना थोड़ा नाम अजीब है, वो आपको लगेगा कि ये तो टेपवर्म हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो एक तो आपका डॉग टेपवर्म। डॉग टेपवर्म का नाम आता है आपका इक्नोकोकस, EICHNO, इक्नोकोकस। देखो अजीब नाम है ना, इक्नोकोकस। दूसरा है बीफ टेपवर्म, बीफ टेपवर्म। बीफ टेपवर्म जो आपका होता है वो होता है टीनिया सैगिनाटा, टीनिया सैगिनाटा, ठीक है। ये इसका नाम है बीफ टेपवर्म का। एक आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए टीनिया सोलियम, तो आपको पता ही है, बस और कोई नाम नहीं याद करना आपको ना, यही 2 नाम याद करने हैं, ठीक है। ये तो करोगे ना नाम याद इतना तो। फिर ये जिसकी टिप होती है, अगर आपको मैं इसकी टिप के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूँ, जो इसका मतलब एंटीरियर जो पार्ट है इसका टेपवर्म का, उसको आप एक बार देख लो बस जरा सा। सवाल उससे आजकल आते नहीं है, पर जो एंटीरियर टिप ऑफ जो टीनिया है ना, वो आपको ऐसी दिखाई देती है इस तरह से, ठीक है। इसमें आपको देखो, इसकी पहले तो मैं इसकी बॉडी की अगर बात करूँ तो इसकी बॉडी में आगे मिलता है जो पार्ट, उसको कहते हैं स्कोलेक्स, ठीक है। और उसके पीछे जो मिलता है वो नेक, और नेक के पीछे जो पूरा सारा होता है इसको होते हैं स्ट्रोबाइला। तो बस आप एक ये देख लो अभी, जो आपका आगे आगे वाला पार्ट है स्कोलेक्स वाला, यहाँ पर ये स्कोलेक्स जो है इसका एंटीरियर एंड कहलाता है, जिसमें आपको रोस्टेलम मिलेगा, जो आप ये दिख रहे हैं दैट इज रोस्टेलम। रोस्टेलम में अगर आप जाओगे तो इसके अंदर लगभग 32 हुक्स मिलेंगे। ये लिखा है ना रोस्टेलर हुक्स, ये लगभग 32 रोस्टेलर हुक्स होते हैं, और 2 वर्ड में लगे हुए होते हैं, 2 वर्ड होते हैं कि रोस्टेलर हुक्स के नाम, ठीक है। फिर आप देखोगे कि जो इसके उसको ये जो है ना स्कोलेक्स, यहाँ आपको 4 ये जो दिखे ना, ये इनको कहते हैं सर्कर्स। 4 आपको क्या मिलेंगे, सर्कर्स मिलेंगे, ठीक है ना। 4 सर्कर्स मिलते हैं। तो आपसे गिनती में पूछ लिया जाता है कि भाई कितने सर्कल कितने हुक होते हैं, ठीक है ना। ये इनका अटैचमेंट में काम करते हैं, अटैचमेंट के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। पीछे आपकी बॉडी में जो जितने सेगमेंट्स हैं ये क्या हैं, प्रोग्लोटिड्स हैं। प्रोग्लोटिड्स आपकी कितने संख्या में होते हैं, 800 से 1000 तक होते हैं, ठीक है। हर एक प्रोग्लोटिड जो होता है उसमें अपने खुद के ऑर्गन्स मिलते हैं, ठीक है। हर एक में खुद के अपने ऑर्गन्स मिलते हैं। तो ये कई बार आपसे पूछ लेते हैं कितने सकर होते हैं, कितने जो है रोस्टेलर हुक्स होते हैं, और बॉडी पार्ट को पीछे क्या कहते हैं, पूरे को कहते हैं स्ट्रोबाइला। क्या सेगमेंट्स हैं, प्रोग्लोटिड्स होते हैं। प्रोग्लोटिड्स जो होते हैं हर एक में अपने खुद के ऑर्गन्स मिलते होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल इससे बन जाएंगे, इससे बाहर और कोई क्वेश्चन इससे आएगा नहीं। इतना आप कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा है आपके लिए ना, ये काम कर देगा आपके पेपर में पूरा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।